हेलो दोस्तों, श्री हरि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के लिए लोकतांत्रिक राजनीति का चौथा चैप्टर लेकर आए हैं। लिंग, धर्म और जाति पाठ का नाम है। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। इसमें पहला प्रश्न है, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या भी कमज़ोर स्थिति में होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में बहुत कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं। महिलाओं में साक्षरता की दर अभी भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ पाती हैं। अभी भी माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। साक्षरता दर कम होने के कारण ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या भी बहुत कम है। भारत में स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं, किंतु अवसर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। काम के हर क्षेत्र में, यानी खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक, कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों समान काम करते हों। भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी लड़की को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। अधिकांश परिवार लड़के की चाह रखते हैं। इस कारण लिंग अनुपात गिरकर प्रति 1000 लड़कों पर 927 रह गया है। भारत में सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में, महिलाओं की भूमिका नगण्य ही है। अभी भी महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर रखा जाता है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए ख़ास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। प्रश्न दूसरा है, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोज़मर्रा के जीवन में ही दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। सांप्रदायिक भावना हमारे धार्मिक समुदाय राजनीतिक प्रभुत्व स्थापन करना चाहते हैं। इसके लिए धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है तथा फिर धीरे धीरे धर्म पर आधारित अलग राज्य की मांग करके देश की एकता को नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे भारत में अकाली दल, हिंदू महासभा आदि दल धर्म के आधार पर बनाए गए। धर्म के आधार पर सिखों की खालिस्तान की मांग इसका एक उदाहरण है। सांप्रदायिकता आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा धर्म और राजनीति का मिश्रण किया जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा अधिक वोट प्राप्त करने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है। जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश करती है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा इसका उदाहरण है। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर
हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। 1984 के हिंदू सिख दंगे इसका उदाहरण है। प्रश्न तीसरा है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है, किंतु फिर भी समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई। जातिगत असमानता के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियां लाभ की स्थिति में रहीं तथा कुछ को दबाकर रखा गया। इसका प्रभाव आज भी नज़र आता है, यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अधिक है। वे दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है। हर जाति में गरीब लोग हैं, पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों में अधिक संख्या निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात बहुत ज़्यादा है और निचली जातियों का बहुत कम। जो जातियाँ पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे थीं, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। प्रश्न चौथा है, दो कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। उत्तर है, भारत में जाति व्यवस्था भी धर्म की तरह चुनावों को प्रभावित करती है, किंतु केवल जाति के आधार पर ही चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा करना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। इस प्रकार चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, किंतु दूसरे कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं। मतदाताओं का लगाव जाति के साथ साथ राजनीतिक दलों से भी होता है। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनावों पर निर्णायक असर होता है। प्रश्न पाँचवा, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा, भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या सांसदों की 10% भी नहीं है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है। भारत अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई देशों से पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन भी जाए तो मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। प्रश्न छठवां है, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। इसका उत्तर है, संविधान निर्माताओं ने सांप्रदायिकता से निपटने के लिए भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसके लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए।
भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। प्रश्न 7 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, ये जो विकल्प दिए हुए हैं इनमें से सही विकल्प चुनना है। तो इसका सही विकल्प है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। 8वां है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। जहाँ पर औरतों के लिए आरक्षण रखा गया है वो व्यवस्था लागू है पंचायती राज की संस्थाएं। तो उत्तर सही हो जाएगा घ। प्रश्न 9वां है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति इस अवधारणा पर आधारित है कि अ, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, ब, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं, स, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, द, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ग, आ और सा। ये कथन जो है सत्य है, सही है। प्रश्न 10वां, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? क, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ख, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ग, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। घ, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो उत्तर इसका हो जाएगा ख, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ये गलत कथन है, यही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11वां है, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। इसका आंसर है उत्तर, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, ये सही है। प्रश्न 12वां, सूची 1 और सूची 2 का मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब खोजें। इसमें सूची जो फर्स्ट सूची दी है इसमें है अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। दूसरा है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। फिर जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव करने वाला व्यक्ति। तो ये धार्मिक आधार पर सांप्रदायिक हो जाएगा। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। इसका आंसर जो है आगे हमने दिया है, ये आंसर जो है 1 को खा से जोड़ना है, 2 को का से जोड़ना है, 3 को घा से जोड़ना है और 4 को गा से जोड़ना है। इस तरह से ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पार्ट 4 का वीडियो संपूर्ण हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।